जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार। ध्यान रखेंगे माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, ठीक है ना। आप लोगों का कल एग्जाम होने वाला है, यानी 18 मई को बीए सेकेंड सेमेस्टर में सोशियोलॉजी के पेपर का नाम है सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। बाकी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके 19 मई को एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस क्लास में क्या है, पिछले 4 वर्ष के क्वेश्चन पेपर आपको इस क्लास में मिलेंगे। 2022, 2023, 2024 और 2025 पिछले 4 वर्षों के क्वेश्चन और टोटल 180 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो क्लास लंबा होगा, लगभग 50 प्लस मिनट का होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। बाकी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय का अगले महीने में 24 जून का है, ठीक है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के लिए मैं अलग से क्लास लेकर के आऊँगा। आप लोगों का अभी क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, ठीक है। बाकी राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का अभी डेट शीट नहीं आया हुआ है, तो जब भी सेकंड सेमेस्टर का डेट शीट आएगा तो ध्यान रखेंगे बच्चे, ठीक है। बाकी माँ पटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय और भी तमाम प्रकार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इस क्लास के लिए मैंने बहुत ही मेहनत की है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि सबसे पहले 2024-25 सत्र का क्वेश्चन पेपर, फिर 2024, फिर 2023, उसके बाद लास्ट में 2022 का हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। बाकी सभी विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए है। और ध्यान रखेंगे क्लास को मोस्टली सभी बच्चे हाइप जरूर कर दीजिएगा। हाइप का बटन नीचे होगा, ठीक है ना। HYPE हाइप लिखा होगा। जितना ज़्यादा पॉइंट रहेगा क्लास को उतना ज़्यादा यूट्यूब भी रिकमेंड करेगा, बाकी बच्चों के पास पहुंचाएगा। तो मोस्टली सभी बच्चे लाइक भी कर देंगे और हाइप मोस्टली सभी लोग कर देंगे, ठीक है। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय समाज प्रकृति से है, भारतीय समाज प्रकृति से कैसी है, तो बहुलवादी है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक है, भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है, तो सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक है इस्लाम। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि भारत में जाति व्यवस्था मुख्य रूप से इस पर आधारित है, ठीक है ना। भारत में जाति व्यवस्था किस पर आधारित है, तो जाति व्यवस्था जन्म और व्यवसाय पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जाति किससे निर्धारित होती है, आपके जन्म से निर्धारित होती है कि आप किस जाति में पैदा हुए हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। इसमें पूछा गया है, एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन की स्थापना को इस रूप में जाना जाता है, तो एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन की स्थापना को उपनिवेशवाद के रूप में जाना जाता है, कोलोनिज्म, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5। इसमें पूछा है, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्या करा, हिंदू विवाह अधिनियम पारित कब हुआ, 1955 में, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6। इसमें आपसे पूछा गया है कि संयुक्त परिवार, संयुक्त यानी ज्वाइंट फैमिली, है ना, ज्वाइंट फैमिली टूटने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो ज्वाइंट फैमिली टूटने की प्रक्रिया औद्योगिकरण से शुरू होती है, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। जाति व्यवस्था की विशेषता क्या नहीं है, तो देखें आपकी जाति क्या होती है, आपके जन्म से निर्धारित होती है। जिस जाति में आप पैदा होते हैं वही जाति आपकी हो जाती है, ठीक है। जाति समूह अंतर्विवाही होते हैं, मात्र आप जिस जाति में पैदा होते हैं उसी जाति में आपका विवाह होता है, तो ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। जाति समूह बहिर्विवाही होते हैं, ये आपका गलत है, ठीक है। जानबूझकर या फिर अपनी मर्जी से दूसरे जाति में विवाह करते हैं तो वो अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन ये जाति विशेषता नहीं है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, भारत में जाति की विशेषता, जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है। अपनी मर्जी से दूसरे जाति में हम विवाह नहीं कर सकते हैं जाति व्यवस्था के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, गलत है, ये विशेषता नहीं है। बाकी याद रखिएगा जाति सदस्यता में भोजन और भोजन साझा करने के नियम भी शामिल होते हैं, यह भी आपका करेक्ट है। यहाँ पर कुछ देर के लिए मैं रोकूंगा, 10-15 सेकेंड आपका मैं लूँगा। देखें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि यह है क्वेश्चन पेपर, इसमें बहुत से बच्चों का डाउट क्वेश्चन है, पारंपरिक हिंदू समाज वर्णों में विभाजित था। जो पारंपरिक हिंदू समाज है ये कितने वर्णों में विभाजित था, 4 वर्णों में विभाजित था, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 पारंपरिक समाजों में बटा हुआ था हिंदू समाज, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 है कि पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ है, पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ है पुरुषों द्वारा शासित समाज। ये ऑप्शन आपका राइट है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 10। इसमें आपसे पूछा गया है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो सबसे बड़ी जनजाति भील है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10वें का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11। इसमें पूछा है भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है। तो भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म कौन सा है। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है, एक तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी धर्म नहीं होता है, भारत में राज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। ठीक है, 11 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है कि किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने कहा था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग गांवों में मौजूद नहीं है। गांवों में कौन मौजूद नहीं है, तो गांवों में देखें किसान वर्ग पाए जाते हैं, मजदूर वर्ग पाए जाते हैं, जमींदारी वर्ग भी पाई जाती है गांव में। ठीक है ना, जमींदार वर्ग भी है गांव में, मध्यम वर्ग आपका नहीं है, मिडिल क्लास है ना। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है वैश्वीकरण की विशेषताएं हैं। वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या हैं, तो वैश्वीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की विशेषताएं क्या हैं, तो वैश्विक निगमों का विकास होता है। ठीक है ना, ग्रोथ ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशंस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंच ये भी आपका है, और अधिग्रहण और विलय ये भी वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की ये तीनों क्या है विशेषताएं हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15। इसमें आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति इसकी स्थापना की गई थी 1938 में। ठीक है, आपके ऑप्शन में नहीं है, 1939 दिया है, तो आप लगा सकते हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। लेकिन याद रखिएगा राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना करी गई थी 1938 में। ठीक है, हो सकता है अगर सेम क्वेश्चन पूछे तो टाइपिंग में गलती हो जाती है। ठीक है ना, चले 16 नंबर क्वेश्चन है, देखिए भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली जनजातीय भाषा है। भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है, तो ऑस्ट्रिक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17। इसमें पूछा गया है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत ओक और रोड्रेड्रोन के जंगलों को बचाने के लिए ठीक है बचाने के लिए रक्षा के लिए की गई थी, है ना। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्लियर हो गया। चलिए आपके एग्जाम में पूछता है चिपको आंदोलन की प्रणेता कौन है, मेधा पाटेकर। ठीक है ना, मेधा पाटेकर को चिपको आंदोलन का जनक माना जाता है, या फिर ये चिपको आंदोलन से सबसे ज़्यादा संबंधित रही हैं, इन्होंने ही लीड किया था, मेधा पाटेकर ने ही। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 18। इसमें आपसे पूछा गया है अनेकता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा। अनेकता में एकता वाक्यांश को गढ़ा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 19। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। संयुक्त परिवार की विशेषताएं कौन सी नहीं है, तो संयुक्त परिवार ठीक है यानी ज्वाइंट फैमिली। तो ज्वाइंट फैमिली सामान्य संपत्ति होती है, ठीक है ना, कॉमन प्रॉपर्टी होती है, ये भी करेक्ट है आपका। सामान्य रसोई होती है, कॉमन किचन होता है, ये भी, लेकिन इनका लिमिटेड साइज नहीं होता है, सीमित आकार नहीं होता है। ठीक है ना, ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार की, तो ये इनकी विशेषता नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बाकी निश्चित पदानुक्रम इनका होता है, ठीक है ना, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन आपका राइट है, विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन मातृवंशी परिवार प्रणाली का पालन करता है। मातृवंशी परिवार प्रणाली का पालन कौन करता है, केरल के नायर। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 21। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है आपका हिंदू। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है जनजाति, यहाँ खाली स्थान भरना है। जनजाति का उदाहरण हो सकता है कौन, तो जनजाति का उदाहरण हो सकता है समुदाय, ठीक है ना। कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी आपका जनजाति का उदाहरण हो सकता है। सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा भारतीय राज्य अनुसूचित जनजातियों की सबसे बड़ी संख्या के लिए जाना जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है, ठीक है ना। अनुसूचित जनजातियों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला क्वेश्चन 24 नंबर है कि जैन धर्म में कितने तीर्थकर हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं जैन धर्म में 24 तीर्थकर हैं। अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पूछा गया है, भारतीय संविधान में यह अनिवार्य किया गया है कि भारतीय राज्य क्या होंगे? धर्मनिरपेक्ष होंगे, सेकुलर होंगे। ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, संयुक्त परिवार को प्राथमिकता दी जा सकती है क्योंकि अधिक वित्तीय सुरक्षा, श्रम विभाजन और सहकारिता पर आधारित होती हैं। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखें, इसमें पूछा गया है बहिर्विवाह से तात्पर्य विवाह करने की प्रथा से है। बहिर्विवाह सुन करके ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी जाति से दूसरे जाति में विवाह करना बहिर्विवाह होता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? अपने सामाजिक या सांस्कृतिक समूह से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 इसमें पूछा गया है जाति व्यवस्था का निकट संबंध है। जाति व्यवस्था का निकटता के संबंध किसके साथ होता है? जन्म से, है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपसे पूछा गया है हिंदू विवाह का पहला और सर्वोच्च उद्देश्य है। हिंदू विवाह का पहला और सर्वोच्च उद्देश्य होता है धर्म। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर इसमें आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद होगा आपका 46। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 31 यहाँ पर आपसे पूछा गया है किस समाजशास्त्री ने कर्नाटक के रामपुरा गांव का नृवंश विज्ञान अध्ययन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो एम.एन. श्रीनिवास ने क्या किया था? कर्नाटक के रामपुरा गांव का नृवंश विज्ञान अध्ययन किया था। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछता है। पूछेगा कर्नाटक के रामपुरा गांव का अध्ययन किसने किया था? एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। कर्नाटक के रामपुरा गांव का, ठीक है, या फिर डायरेक्ट पूछेगा नृवंश विज्ञान का अध्ययन किसने किया? एम.एन. श्रीनिवास ने किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर है कि भारतीय गांव में जजमानी प्रणाली का अध्ययन किसने किया। ठीक है ना, डायरेक्ट आपको इतना याद रखना है, आपको क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि जजमानी प्रणाली का अध्ययन किसने किया था, है ना। जजमानी प्रणाली का जो अध्ययन है विलियम वाइजर ने किया था। किसने जजमानी प्रणाली का अध्ययन किया? विलियम वाइजर। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 इसमें पूछा गया है भारतीय गांवों पर लोकतंत्र के प्रभाव का अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया। तो आंद्रे बेतेई ने किया है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 34 इसमें पूछा गया है रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया पुस्तक लिखी गई। रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? A.R. देसाई के द्वारा लिखी गई है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर इसमें आपसे पूछा गया है भारतीय गांवों के अपने अध्ययन में श्री एम.एन. श्रीनिवास ने किस पद्धति शास्त्रीय दृष्टिकोण का प्रयोग किया। तो इन्होंने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग किया था। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल फंक्शनल का। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है जजमानी व्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण समाज के किस पहलू से संबंधित है। तो जजमानी व्यवस्था आपका संबंधित है आर्थिक एवं सामाजिक संबंधी से। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि जजमानी व्यवस्था में नियमित 2 इकाइयां हैं। क्या कह रहा है? जजमानी व्यवस्था में नियमित 2 इकाइयां हैं। कौन कौन सी? जजमान और कमीन, 2 इकाइयां यही हैं। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी सरकारी योजना ग्रामीण रोजगार पर केंद्रित है। ग्रामीण रोजगार पर कौन सी सरकारी योजना है? तो मनरेगा है। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। क्लियर हो गया, इसमें आपको 100 दिन का रोजगार दिया जाता है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर आपसे पूछा गया है। देखें जजमान और परिजन के बीच संबंध आधारित होते हैं। जजमान और जो परिजन होते हैं इनके बीच में जो संबंध आधारित होता है वह अस्थायी और वंशानुगत सेवा पर आधारित होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 40 इसमें पूछा गया है A.R. देसाई अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं जो आधारित है किस पर? भारतीय ग्रामीण समाज का मार्क्सवादी विश्लेषण पर आधारित है
ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर इसमें आपसे पूछा गया है, हिंदू धर्म ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? हिंदू धर्म ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाह होते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 42 इसमें पूछा गया है, उस पारिवारिक संरचना को क्या कहते हैं जिसमें पिता घर का मुखिया होता है? तो उसे पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस भारतीय समाजशास्त्री ने नातेदारी और परिवार संरचना का अध्ययन किया है? ठीक है ना, क्या कह रहा है, किस भारतीय समाजशास्त्री ने नातेदारी और पारिवारिक संरचना का अध्ययन किया है? तो इरावती कर्वे ने किया है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 44 आपसे पूछा गया है, किस समाजशास्त्री ने भारतीय संयुक्त परिवार को सहकारी संस्था के रूप में वर्णित किया है? ठीक है ना, संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली को सहकारी संस्था के रूप में वर्णित किया है एम एन शाह ने। ठीक, किसने किया है? एम ए शाह ने। ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 45 पूछा गया है, परिवार के उद्विकासीय सिद्धांत से कौन संबंधित है? क्या कह रहा है, परिवार के उद्विकासीय सिद्धांत से कौन संबंधित है? लुईस मॉर्गन संबंधित है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए प्रश्न नंबर 46 इसमें पूछा गया है, किस समाजशास्त्री ने विवाह को एक सामाजिक समझौते के रूप में वर्णित किया है, धार्मिक या नैतिक संस्था के रूप में नहीं? तो इनमें से किसी ने भी नहीं किया है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? डेविड कपूर के द्वारा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखें पूछा गया है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर समाजशास्त्री का नाम दिया गया है और यहाँ पुस्तक का नाम दिया गया है। तो कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जी एस घुरिये ने, बिल्कुल करेक्ट है। होमो हायरार्किस पुस्तक किसने लिखी है? लुई ड्यूमा ने, बिल्कुल करेक्ट है। द शेड्यूल कास्ट पुस्तक को एम एन श्रीनिवास ने नहीं लिखा है। ठीक है ना, कास्ट इन कंटेम्प्रोरी इंडिया इसको भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये 3 करेक्ट हैं, ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका क्या है? इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर पूछा गया है, दुर्खिम ने यानी इमाइल दुर्खिम ने धार्मिक व्यवस्था को 2 भागों में बांटा जो निम्न है। ठीक है, इमाइल दुर्खिम ने क्या किया है? धार्मिक व्यवस्था को 2 भागों में बांटा है। तो वो 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला है धार्मिक विश्वास और दूसरा है कर्मकांड। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। चलिए ये आपका 2025 का ये लास्ट वाला क्वेश्चन पेपर रहेगा, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसमें पूछा गया है कि किस समाजशास्त्री ने अंतःविवाह को जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषता के रूप में माना है? तो जी एस घुरिये ने माना है। ठीक है ना, किस समाजशास्त्री ने? तो जी एस घुरिये ने अंतःविवाह को जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषता के रूप में माना है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अब चलिए 2024 का क्वेश्चन पेपर हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ना थोड़ा सा धुंधला है, तो क्या करेंगे, अपने मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे। ठीक है, और वीडियो की क्वालिटी को अच्छा कर लेंगे यानी बढ़ा लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनेंगे लेक्चर को। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, जनजाति का उदाहरण हो सकता है। जनजाति का उदाहरण क्या है? तो समुदाय क्या है? जनजाति का उदाहरण है। कम्युनिटी क्या है? जनजाति का उदाहरण है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, भारतीय समाज प्रकृति से है। भारतीय समाज प्रकृति से कैसा है? बहुलवादी है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें आपसे पूछा गया है, कौन सा भारतीय राज्य अनुसूचित जनजातियों की सबसे बड़ी संख्या के लिए जाना जाता है? तो जो आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति के लिए जाना जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। देख रहे हैं ना, ये आपके क्वेश्चन क्या हुए हैं? रिपीट हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय हिंदू है। चौथे का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी रहेगी? भील जनजाति। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस धर्म की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई है? किस धर्म की उत्पत्ति? तो हिंदू धर्म की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा गया है, जैन धर्म में कितने तीर्थकर हैं? जैन धर्म में 24 तीर्थकर हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 8 इसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान में यह अनिवार्य किया गया है कि भारतीय राज्य क्या हों? धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर हों, सी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका इसमें पूछा गया है, संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली को प्राथमिकता दी जा सकती है क्योंकि इसमें अधिक वित्तीय सुरक्षा, श्रम विभाजन और सहकारिता से कार्य करने की योग्य। तो ये सभी डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 इसमें क्या पूछा गया है, देखें इसमें पूछा गया है लेविरेट का अर्थ है, लेविरेट का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का अपने मृत भाई की विधवा से विवाह करना, है ना। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। अगर दो भाई हैं, एक भाई की अगर मृत्यु हो जाती है तो इनकी वाइफ से ये वाला भाई विवाह करेगा तो उसे क्या कहते हैं, लेविरेट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11 इसमें पूछा गया है बहिर्विवाह से तात्पर्य विवाह करने की प्रथा से है, क्या है, तो अपने सामाजिक या सांस्कृतिक समूह से बाहर विवाह करना। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देख रहे हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हुए थे पिछले साल। एक समय में केवल एक ही जीवन साथी रखने की प्रथा को इस रूप में जाना जाता है, किस रूप में, एक विवाह के रूप में जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13 इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मातृवंशी परिवार प्रणाली का पालन करता है, कौन करता है, केरल के नायर। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, ज्वाइंट फैमिली की विशेषता कौन सी नहीं है, तो इनका लिमिटेड साइज नहीं होता है। ठीक है ना, सीमित आकार नहीं होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए प्रश्न नंबर 15 इसमें पूछा गया है किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण शुद्धता और प्रदूषण पर आधारित है, तो यह कहा था किसने, लुई डूमा ने। ठीक है ना, क्या कहा था, शुद्धता और प्रदूषण पर आधारित है भारतीय समाज, किसने कहा, लुई डूमा। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 इसमें आपसे पूछा गया है पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ है, क्या अर्थ है, तो पुरुष प्रधान समाज। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर इसमें पूछा गया है जाति व्यवस्था का निकट संबंध है किसके साथ, जन्म से है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर पूछा गया है जाति व्यवस्था आधारित है। ठीक है, जाति व्यवस्था आधारित है, किस पर आधारित होती है जाति व्यवस्था, तो वंशानुगत व्यवसाय पर आधारित होती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 इसमें पूछा गया हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1955 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पिछले साल रिपीट हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है हिंदू विवाह का पहला गैर और सर्वोच्च उद्देश्य है क्या, धर्म। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21 इसमें पूछा गया है विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, क्या करा, विशेष विवाह अधिनियम। ठीक है ना, स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक है, कब पारित किया गया, ठीक है, 1954 में। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22 इसमें पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियां हैं कितना प्रतिशत, तो जनसंख्या का 8.6%। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए प्रश्न नंबर 23 इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था 2006 में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 24 नंबर पूछा गया है जाति व्यवस्था किसका एक रूप है, जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप है, सोशल स्ट्राटिफिकेशन का। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 भारतीय गांवों में व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण करने का प्रमुख आधार है क्या, भू स्वामित्व का आकार। ठीक है ना, साइज ऑफ लैंड ओनरशिप। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चले क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे इसमें आपसे पूछा गया है नगर के बाहरी हिस्सों के समीप ग्रामों में जो प्रक्रिया पाई जाती है उसे गाल्पिन ने किस नाम से संबोधित किया है, तो गाल्पिन ने उसे ग्राम्य नगरीकरण कहा है। ठीक है ना, रूरल अर्बानाइजेशन कहा है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चले क्वेश्चन नंबर 27 चले इसमें आपसे पूछा गया है ग्रामीण नगरीय संबंध को स्पष्ट करने वाली दशा को कहा जाता है, ग्रामीण नगरीय। ठीक है ना, ग्रामीण नगरीय संबंध को स्पष्ट करने वाली, ठीक है ना, दशा को क्या कहेंगे, तो इसे ग्रामीण नगरीय सातव्य कहा जाता है। ठीक है ना, ग्रामीण नगरीय सातव्य। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा नगरों में होने वाले वर्तमान परिवर्तन से संबंधित है,
तो यह आपका है नगर नियोजन। बी ऑप्शन आपका राइट है, टाउन प्लानिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, इसमें आपसे पूछा गया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख यानी 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले नगरों की वर्तमान संख्या है तो 50 से अधिक है, लगभग 53 है। ठीक है ना, तो 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर, इसमें पूछा गया है कि मम्फोर्ड के अनुसार जिन नगरों का विकास गांवों के विस्तार से होने से हुआ, ठीक है ना, होने से हुआ है तो कहलाता है, वह आपका आरंभिक नगर कहलाता है इकोपोलिस। ठीक है ना, मम्फोर्ड के अनुसार जिन नगरों का विकास गांवों के विस्तार से हुआ है उसे क्या कहते हैं, इकोपोलिस, आरंभिक नगर। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए प्रश्न नंबर 31, इसमें आपसे पूछा गया है भारत में किस आधार पर गांव को परिभाषित किया जाता है। भारत में जनसंख्या के आधार पर गांवों को परिभाषित किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नगर तथा गांव दोनों में कौन सी विशेषता सामान्य है। नगर तथा गांव में गतिशीलता, है ना, मोबिलिटी आपकी विशेष इसमें सामान्य है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, नगर तथा गांव दोनों में कौन सी विशेषता सामान्य होती है, गतिशीलता, मोबिलिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर आपसे पूछा गया है निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया ग्रामीण और नगरीय जीवन दोनों में प्रभावी है। ग्रामीण और नगरी में दोनों प्रभावी है, निरंतरता की प्रक्रिया, है ना, प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूटी। बी ऑप्शन राइट है आपका क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 34, इसमें आपसे पूछा गया है जो गांव नगर की बाहरी सीमा पर स्थित है होते हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है ना, जो गांव नगर की बाहरी सीमा पर स्थित होते हैं उन्हें उपनगरीय ग्राम कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका गांव जो है शहर के किनारे है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा किस गांव से हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, यह कथन किसका है कि, अच्छा इतना याद रखना, नगर और ग्राम में एक मात्रा का अंतर है। ठीक है ना, किसने कहा था कि नगर और ग्राम में, नगर और गांव में केवल एक मात्रा का अंतर है, किसने कहा था, माइकआइवर एवं पेज ने कहा था। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, इसमें आपसे पूछा गया है जब किसी धार्मिक संप्रदाय में कोई सुधारवादी शाखा विकसित होती है तब उसे कहा जाता है, तब उसे पंथ कहा जाता है, कल्ट कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखिएगा यही क्वेश्चन आपको 2022 वाले क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उसके अर्थ को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी धार्मिक संप्रदाय में कोई सुधारवादी शाखा विकसित होती है तो उसे पंथ कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पूछा गया है धार्मिक विश्वासों का सृजन किस आधार से होती है। धार्मिक विश्वासों का जो सृजन है वह आपका होती है वैचारिकी के आधार पर। ठीक है ना, आइडियोलॉजी के आधार पर। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है 19वीं शताब्दी में किसने बंगाल समाज सुधार आंदोलन आरंभ किया था। बंगाल समाज सुधार आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, राजा राम मोहन राय ने। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान में अब तक कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब तक 22 भाषाओं को। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जाति एवं वर्ग का अध्ययन भारत विद्याशास्त्री उपागम के आधार पर करने वाले विचारक हैं कौन, जीएस घुरिये हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, भारत में जाति एवं वर्ग का अध्ययन भारत विद्याशास्त्री उपागम के आधार पर करने वाले विचारक जीएस घुरिये, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर पूछा गया है आर्य समाज का संस्थापक कौन था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 42 आपसे पूछा गया है भारतीय समाज की विविधता के कारण इसे किस तरह का समाज कहा जाता है। ठीक है ना, भारतीय समाज की जो विविधता है इसके कारण जो भारतीय समाज है इसे बहुजन समाज कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, प्लूरल सोसाइटी कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। ठीक है ना, यहाँ देखिए बहुजन नहीं होगा, बहुल होगा। ठीक है ना, कौन क्या कहा जाता है, बहुल समाज कहा जाता है। बहुजन यहाँ पर लिखा हुआ तो टाइपिंग में गलती हो गया ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर इसमें आपसे पूछा गया है भारत विद्या शास्त्री उपागम के आधार पर किसने भारतीय परंपरा का अध्ययन किया। तो इसका अध्ययन किया था राधा कमल मुखर्जी ने। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। भारत विद्या शास्त्री उपागम के आधार पर भारतीय परंपरा का अध्ययन किसने किया, राधा कमल मुखर्जी, याद रखेंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में जाति एवं वर्ग का अध्ययन भारतीय विद्या शास्त्री उपागम के आधार पर किसने किया था, जीएस घुरिये ने, ठीक है। अब यही क्वेश्चन यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, लेकिन आपका ध्यान से देख लेना है, ठीक है ना। भारतीय विद्या शास्त्री उपागम के आधार पर किसने भारतीय परंपरा का अध्ययन किया, राधा कमल मुखर्जी ने, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अलग हैं और दोनों क्वेश्चन के आंसर भी आपके अलग रहेंगे, याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस नए धर्म की स्थापना हुई, सिख धर्म की स्थापना हुई। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 45 आपसे पूछा गया है मजुमदार ने भारतीय ग्राम को वर्णित उद्धृत किया है, किस रूप में वर्णित उद्धृत किया है। तो इन्होंने जीवन यापन का एक तरीका के रूप में वर्णित उद्धृत किया है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 46 इसमें पूछा गया है गांव को छोटे गणतंत्र के रूप में किसने परिभाषित किया। गांव को छोटे गणतंत्र के रूप में परिभाषित किया था चार्ल्स मैडकॉफ ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। अगला क्वेश्चन 47 नंबर इसमें आपसे पूछा गया है, देखें केंद्रीकृत एवं विकेंद्रीकृत गांवों के रूप में गांव का वर्गीकरण किसने दिया है। तो एस.सी. दुबे एवं अन्य के द्वारा दिया गया है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 इसमें आपसे पूछा गया है कि एस.सी. दुबे इस पुस्तक से संबंधित हैं, ठीक है। एस.सी. दुबे ने कौन सी पुस्तक लिखी है, इनमें से इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखा है, भारतीय ग्राम्य पुस्तक एस.सी. दुबे यानी श्यामचरण दुबे ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर पूछा गया है कौन सा समाजशास्त्री नगर को एक सामाजिक घटना मानता है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा समाजशास्त्री है जो नगर को क्या मानता है, एक सामाजिक घटना मानता है। तो यह W.E. विल्कॉक्स हैं, ये नगर को क्या मानते हैं, सामाजिक घटना, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 50 इसमें पूछा है कौन सा नगरीय जीवन की चरित्रगत विशेषता नहीं है, ठीक है ना। नगरीय जीवन की चरित्रगत विशेषता कौन नहीं है। तो इसमें देखें विभिन्नतायुक्त जनसंख्या होती है, सामाजिक गतिशीलता और व्यक्तिवादिता, ये तीनों होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भरता ये नहीं होती है ना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अब हम लोग 2023 का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। ये आपका 2023 का पेपर रहेगा। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता गांवों से संबंधित नहीं है। देखिए गांव की विशेषता होती है परिवारवाद होता है गांव में, परंपरावाद होता है और सजातीयता यानी सामाजिक समरूपता होता है, लेकिन बढ़ती हुई सामाजिक गतिशीलता नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा इरावती कर्वे के ग्राम के यानी गांव के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है। तो इनका गांव के वर्गीकरण में सामूहिकृत गांव है, हैमलेट गांव है और पख्तीनुमा गांव है, ये तीनों है, लेकिन सादल गांव आपका नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा गया है एल मम्फोर्ट ने उन नगरों को जो गांवों के विस्तारण से निर्मित हुए नामकरण किया, किस रूप में नामकरण किया है। तो आरंभिक नगर यानी इकोपोलिस नगर में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा गया है द कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है। द कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक को किसने लिखा है, एल मम्फोर्ट ने लिखा है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि टायरोनोपोलिस, ठीक है ना, टायरानोपोलिस वे नगर होते हैं जो गंभीर रूप से बिगड़ती स्थिति को दर्शाते हैं, ठीक है ना। टायरानोपोलिस नगर वे होते हैं जो गंभीर रूप से बिगड़ती स्थिति को दर्शाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है भारतीय समाज को समझने के लिए भारत विद्या शास्त्री उपागम से कौन संबंधित नहीं है। तो इसमें संबंधित नहीं है कौन, पीएच प्रभु संबंधित है आपका, ठीक है। इरावती कर्वे भी संबंधित हैं, जीएस घुरिये भी, पीए स्वरूपिन आपके संबंधित नहीं है। तो सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम, क्या कर रहा है, मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम पुस्तक किसने लिखी है। इस पुस्तक को लिखा है नर्मदेश्वर प्रसाद ने, ठीक है।
सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। कब लिखा था या फिर इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1957 में। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, डी एन मजूमदार द्वारा उन जनजातियों के लिए जो अपने परंपरागत संस्कृति से अलग हो गई हैं निम्न पद का प्रयोग किया गया है। किस पद का प्रयोग किया गया है? प्रवासी जनजाति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया है, किसने राष्ट्रीय उपवन यानी नेशनल पार्क की अवधारणा का प्रयोग जनजाति समस्याओं के निराकरण हेतु किया है? तो यह किया है बेरियर एल्विन ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 10। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, देखें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर परिप्रेक्ष्य दिया गया है, यहाँ समाजशास्त्री का नाम दिया गया है। भारतीय विद्या शास्त्री उपागम से कौन संबंधित है आपके? तो जीएस घुरिये संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। ऐतिहासिक उपागम से कौन संबंधित है? AR देसाई संबंधित है, यह भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अभी आपने पढ़ा आगे, MN श्रीनिवास संबंधित है। द्वंद्वात्मक इरावती कर्वे नहीं संबंधित है, तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया है? एडविन कैनन ने दिया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12। इसमें पूछा गया है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखें प्रभुजात की अवधारणा किसने दी थी? MN श्रीनिवास ने। भारतीय ग्राम की अवधारणा किसने दी थी? इंडियन विलेज श्यामचरण दुबे यानी SC दुबे ने। पवित्र और प्रदूषण, ठीक है ना, किसने दिया था? लुई डूमा ने, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। कास्ट एंड रेस्ट इन इंडिया पुस्तक को इरावती कर्वे ने नहीं लिखा है, तो डी ऑप्शन आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो द्विज जातियों की ओर होती है को कहते हैं, क्या कहा जाता है? सांस्कृतिकरण कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा गया है, सामान्य धर्म को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वह है। सामान्य धर्म को दूसरे नाम से जाना जाता है, उसका नाम है मानव धर्म। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदू धर्म के प्रकार में सम्मिलित नहीं है। देखिए हिंदू धर्म में सामान्य धर्म है, विशिष्ट धर्म है और आपद धर्म। ठीक है, यानी आपदा धर्म भी है लेकिन पौराणिक धर्म आपका नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है हिंदू दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व जीवन के लक्ष्यों को नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? पुरुषार्थ नाम दिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर पूछा गया है, जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत के विकास से कौन संबंधित हैं? तो हर्बर्ट रीजले संबंधित हैं। क्या करा? प्रजातीय सिद्धांत के विकास से कौन संबंधित है? हर्बर्ट रीजले। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 18। इसमें आपसे पूछा गया है जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं। कौन सा समाजशास्त्री उपरोक्त कथन से संबंधित है? किसने कहा था? तो ठीक है, CH कूले ने कहा था कि जब एक पूर्ण, ठीक है ना, जब एक वर्ग पूरी तरीके से वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं। किसने कहा था? CH कूले ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर पूछा गया है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अस्तित्व में आई? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अस्तित्व में आई थी सन 2000 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है, हिंदू विवाह में अंतर्विवाही के नियम में एक व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह कर सकता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर। इसमें पूछा गया है भारतीय समाज पुस्तक किसने लिखी है? इंडियन विलेज पुस्तक को किसने लिखा है? तो श्यामचरण दुबे ने लिखा है भारतीय समाज पुस्तक, इंडियन विलेज पुस्तक। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22। इसमें पूछा गया है कि जाति की उत्पत्ति संबंधी माना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? माना का सिद्धांत किसने दिया है? JH हट्टन ने दिया है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए प्रश्न नंबर 23। इसमें आपसे पूछा गया है एक धर्म के अंतर्गत अलग अलग वैचारिकी के आधार पर विकसित होने वाली मुख्य शाखाओं को कहा जाता है, तो इसे संप्रदाय कहा जाता है, सेक्ट कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर है, दोनों को अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? एक विशिष्ट भाषा, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था वाले आत्मनिर्भर समुदाय को कहा जाता है, क्या? जनजातीय कहा जाता है, ट्राइब। बी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, जीएस घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है। जीएस घुरिये ने जाति के 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है, तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 26 है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, बहुत ही फेमस पुस्तक है। इरावती कर्वे ने लिखा है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 27 है, निम्नांकित में से कौन सा वर्ग की विशेषता नहीं है। वर्ग की विशेषता क्या नहीं है। वर्ग में वर्ग चेतना होता है, वर्ग ध्रुवीकरण होता है, वर्ग संघर्ष होता है, लेकिन सदस्यों की प्रदत्त स्थिति नहीं होती है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। ज्वाइंट फैमिली की विशेषता क्या नहीं है, तो ज्वाइंट फैमिली में सामान्य निवास है, संयुक्त रसोई है, सदस्यों के अधिकारों में संस्तरण है, ठीक है ना, ये भी है, लेकिन औपचारिक संबंध नहीं है, फॉर्मल रिलेशनशिप है ना, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 29, इसमें पूछा गया 1953 में नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है ना, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, काका कालेलकर थे, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30, इसमें पूछा गया है निम्नांकित में से कौन सी एक दशा गांवों में परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। गांवों में परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित है जाति पंचायतों का उन्मूलन, कृषि नवाचारों में वृद्धि, नगरों की ओर प्रव्रजन यानी नगरों की ओर माइग्रेशन है ना, और इसमें क्या है नगरों की ओर प्रव्रजन यानी इन्वॉल्व्स, ठीक है। परिवारवाद में वृद्धि, ये आपका क्या है, ये आपका गांवों के परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31, इसमें पूछा गया है निम्नांकित में से कौन सी विशेषता नगर तथा गांवों में समान रूप से पाई जाती है। नगर तथा गांवों में समान रूप से पाई जाती है आर्थिक प्रतियोगिता, राजनैतिक गुटबंदी और नई प्रौद्योगिकी का उपयोग, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 32, इसमें पूछा गया है कि भारतीय विद्याशास्त्री उपागम के आधार पर किसने नातेदारी व्यवस्था का विश्लेषण किया। किसने, इरावती कर्वे ने, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर पूछा गया है निम्नांकित में से कौन सी एक विशेषता नगर से संबंधित नहीं है। नगर से संबंधित नहीं है आपका, देखिए नगर से संबंधित है सांस्कृतिक विभिन्नताएं, विकसित प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धा। अनौपचारिक संबंध आपका नहीं संबंध है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता ग्राम से संबंधित नहीं है। गांव की विशेषता क्या नहीं है, तो सामाजिक गतिशीलता नहीं होती है, ठीक है, सोशल मोबिलिटी, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत में किस आधार पर गांवों को परिभाषित किया जा सकता है। तो भारत में जनसंख्या के आधार पर गांवों को परिभाषित किया जा सकता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर, इसमें पूछा गया है एम एन श्रीनिवास के अनुसार भारतीय ग्रामों की सामाजिक आर्थिक संरचना प्रभावित होती है किससे, प्रभु जाति से, डोमिनेंट कास्ट से, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 37, इसमें आपसे पूछा गया है अध्ययन का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम दूसरे नाम से जाना जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो ठीक है ना, पोस्टिविटिक अप्रोच यानी प्रत्यक्षवादी उपागम, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई। भारतीय इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर है निम्नलिखित में से कौन भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है। लुई डूमा आपके संबंधित नहीं है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 39 का, बाकी ये तीनों आपके संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 40 पूछा गया किस भारतीय समाजशास्त्री ने लघु समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत की। लघु समुदाय की अवधारणा को किसने दी थी, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, ठीक है ना, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, ठीक है। अगर केवल इतना पूछेगा, ठीक है, अगर केवल पूछे कि किस समाजशास्त्री ने लघु समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत की थी, तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस भारतीय समाजशास्त्री ने लघु समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत की। भारतीय समाजशास्त्री की बात कर रहा है तो एम एन श्रीनिवास और श्यामचरण दुबे दोनों लोगों ने लघु समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत की थी, लेकिन आपका परीक्षा के हिसाब से एम एन श्रीनिवास को
महत्वपूर्ण माना जाता है और इन्हीं का राइट आंसर माना जाता है। ठीक है ना। यूपीएससी, वीपीएससी और जितने आपके एग्जाम हुए हैं उन सब में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस भारतीय समाजशास्त्री ने लघु समुदाय की अवधारणा दी है, एम.एन. श्रीनिवास आपका राइट आंसर माने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि एस.सी. दुबे दूसरे नंबर पर आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग 2022 का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। चलिए ये आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर रहेगा, देख लेंगे, बाकी सभी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है। हिंदू धर्म में ब्रह्म विवाह है, दैव विवाह है और मुता विवाह आपका नहीं है, तो ये इस्लाम में है। ठीक है ना। मुता विवाह, हिंदू विवाह किस धर्म से संबंधित नहीं है, मुता विवाह धर्म से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा गया है, किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है। तो मजुमदार और मदान ने कहा था जाति क्या है, एक बंद वर्ग है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए प्रश्न नंबर 3, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। तो जो आपकी जारवा जनजाति है आपका किससे संबंधित है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 4, इसमें आपसे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 8.6%। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह भारत में सबसे बड़ा है। तो भील जनजाति सबसे बड़ा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जनजातियों से संबंधित है। अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 275 तीनों संबंधित है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, मैन इन प्रिमिटिव वर्ल्ड किसका कार्य है। ये जो पुस्तक है किसने लिखा है, हावेल ने लिखा है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, इसमें आपसे पूछा गया है, किस समाज में द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है। द्वितीयक संबंधों की प्रधानता नगरीय समाज में होती है, अर्बन सोसाइटी में। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म हिंदू है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है, जाति तथा वर्ग दो मुख्य प्रकार हैं, किसके मुख्य प्रकार हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण के। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, सोशल थ्योरी और सोशल स्ट्रक्चर, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है, आर के मार्टन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसने कहा कि भारत जो है प्रजातियों का द्रवण पात्र है। तो ये हार्वर्ड रिजले ने कहा था कि भारत क्या है, प्रजातियों का द्रवण पात्र। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है। नगरीय समुदाय की विशेषता कौन सी है, जनसंख्या की विभिन्नता होती है, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है और व्यक्तिवादिता, ये तीनों। तो डी ऑप्शन राइट है उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, सादा जीवन और प्राथमिक संबंधों की प्रधानता विशेषता है, किसकी विशेषता है, ग्रामीण समाज की, है ना, रूरल सोसाइटी की। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16, इसमें पूछा गया है, आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, किसने प्रतिपादित किया है, एडविन कैनन के द्वारा आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखें, इसमें आपसे पूछा गया है, जब किसी देश में जनसंख्या अधिकतम उत्पादन और समुचित प्रति व्यक्ति आय के अनुरूप होती है तो उसको कहा जाता है क्या, अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत का जनक माना जाता है। जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत का जनक माना जाता है नोटेस्टीन को। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया है ना। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है कि किस विज्ञान में हम मानव जनसंख्या के आकार, संरचना और परिवर्तन की विश्लेषण करते हैं। परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं किसमें, सामाजिक जननांकिकी में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर पूछा गया है, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। पारित हुआ 2005 में। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, मुस्लिम विवाह है एक, मुस्लिम विवाह क्या है, तो यह एक सामाजिक अनुबंध है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जाति के उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो होकार्ट एवं सेनाट हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, जाति के उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत का विकास किसने किया? तो हर्बर्ट रिजले ने किया। बी ऑप्शन आपका राइट है 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, भारतीय समाज के संदर्भ में किसने प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की? प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है कि जाति की उत्पत्ति के व्यवसायिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो नेस्फील्ड ने किया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू के नाम से संबोधित किया? जनजातियों को पिछड़ा हिंदू कहा था जी.एस. घुरिये ने। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है, भारत की ग्रामीण परंपराओं को लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा में किसने विभाजित किया है? तो विभाजित किया है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर, निम्न में से कौन समाजशास्त्री ग्रामीण अध्ययन से संबंधित नहीं है? ग्रामीण अध्ययन से संबंधित नहीं है लुई विर्थ, बाकी ये तीनों आपके संबंधित हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय समाज के अध्ययन का जो उपागम प्राचीन धर्म ग्रंथों, सांस्कृतिक प्रतीकों और पुरातात्विक प्रमाणों पर आधारित है उसे कहा जाता है? उसे भारत विद्याशास्त्री उपागम कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 इसमें पूछा गया है, ग्रामीण नगरी संबंध को स्पष्ट करने वाली दशा को कहा जाता है? ग्रामीण नगरी सातत्य कहा जाता है या सातव्य कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर पूछा गया है, किसने कहा कि गांव एक जीवन विधि है? गांव एक जीवन विधि है। डी.एन. मजूमदार इसे या फिर डॉक्टर मजूमदार कहते हैं। तो ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। प्रश्न नंबर 32 पूछा गया है, हिंदू धर्म के अनुसार पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? हिंदू धर्म के अनुसार पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज का दार्शनिक आधार नहीं है? भारतीय समाज का दार्शनिक आधार क्या नहीं है? जाति व्यवस्था, बाकी ये तीनों ठीक है भारतीय समाज के दार्शनिक आधार हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, दार्शनिक आधार नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 34 इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन भारतीय समाज का संगठनात्मक आधार है? भारतीय समाज का संगठनात्मक आधार क्या है? तो वर्ण व्यवस्था है, संयुक्त परिवार है, आश्रम व्यवस्था, ये सभी। तो डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 34 का। चलिए प्रश्न नंबर 35 आपसे पूछा गया है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रतिपादित की थी एम.एन. श्रीनिवास ने। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए प्रश्न नंबर 36 पूछा गया है, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी? प्रभु जाति की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, जाति का निर्धारण किया जाता है? जाति का निर्धारण जन्म से किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय समाज नामक पुस्तक किसने लिखी है? भारतीय समाज यानी इंडियन विलेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? एस.सी. दुबे ने लिखी है, श्यामचरण दुबे। 38 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में जनजातियां सबसे अधिक निवास करती हैं? मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। ठीक है, चलिए आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज देंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत 1952 में की गई। बी ऑप्शन आपका राइट है। अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज देंगे 7607574584। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके सारे क्लासेस आप लोग जरूर अटेंड करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मोस्टली सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।